3 दिन से भूख प्यास के कारण मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने एक परचून की दुकान में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। पुलिस ने मुझे जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद डीएसपी साहब मेरे पास आए और बोले, अगर तुम जासूसी का काम करोगी तो तुम्हें रिहाई मिल जाएगी और इसके बदले में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। उनकी बात सुनकर मैंने हामी भर दी। इसके बाद मुझे एक बड़े सियासी नेता के घर नौकरानी की हैसियत से जासूसी के लिए भेजा गया। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा कर डीएसपी साहब को सौंप दूं और अपनी रिहाई के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं जेल की जिंदगी से परेशान हो चुकी थी और दोबारा वहां नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मैंने ये जोखिम उठाने का फैसला लिया। मैं पहले दिन से ही बहुत चौकन्नी थी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ही कुछ इस अंदाज में हुई थी। अगर मैं पहले वाली आम सी लड़की होती तो शायद डर जाती, लेकिन अब मैं साधारण नहीं रही थी। इसलिए मैं बेखौफ और निडर होकर उस अनजान घर में रह रही थी। घर क्या था, एक बहुत बड़ा महल था, जिसमें इतने सारे कमरे थे कि हर कमरे को रोज देखना भी मुमकिन नहीं था। एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में भी अच्छा खासा वक्त लग जाता था। मैं अब तक पूरा घर देख भी नहीं पाई थी। कई ऐसे कोने थे जो मुझसे अब तक छुपे हुए थे। आज भी मैं सुबह से ही इस कोशिश में थी कि किसी तरह उस कमरे में जा सकूं जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। वहां सिर्फ खास नौकर ही जाते थे और जरूरत की चीजें वहीं से लाकर देते थे। सफाई के लिए भी वहां की अलग नौकरानी थी, जो सिर्फ तय वक्त पर जाती और उसी वक्त वापस लौट आती थी। कहा जाता था कि वहां पर खुफिया कैमरे लगे हैं और बहुत सी कीमती चीजें रखी हुई हैं। एक बार मैंने दूसरे नौकर से पूछा, इस कमरे को हमेशा बंद क्यों रखा जाता है? तब उसने बताया, साहब ने सख्त मना कर रखा है कि उस कमरे में कोई नहीं जाएगा, ना ही उनकी इजाजत के बिना वहां की सफाई होगी। उस कमरे की सफाई के लिए अलग से नौकरानी रखी गई है। ये बात सुनकर मैं ठिठक गई। भला ऐसा क्या खास है उस कमरे में? मैंने उस कमरे की तरफ बड़ी चौकन्नी नजरों से देखा, लेकिन उस नौकर के सामने कुछ भी जाहिर नहीं किया और वहां से चुपचाप चली आई। तभी से मैं इसी कोशिश में थी कि किसी तरह वहां पहुंच सकूं। मैं साहब का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही थी। जब भी वे घर पर होते तो मैं उनकी नजरों के सामने रहती। खुद से आगे बढ़कर उन्हें पानी का गिलास देती, उनके लिए जल्दी से चाय बना देती, कई बार बिना कहे ही खाने का पूछ लेती और उनकी जरूरतों के बारे में जानने की कोशिश करती। साहब को भी अब ये समझ आ चुका था कि मैं एक अच्छी नौकरानी हूँ जो अपने काम को ईमानदारी से कर रही है। इसीलिए वे अक्सर मुझे अपने कामों के लिए बुलाने लगे थे। निशा, इधर आओ, एक कप गरम गरम चाय ले आओ। और मैं तुरंत उनके आदेश पर हाजिर हो जाती। अब मैं उस घर के बहुत से राजों से वाकिफ हो चुकी थी, लेकिन मैं चौकन्नी बनी रही। रात को जब सर्वेंट क्वार्टर में जाती तो भी जाते जाते अपने आसपास की हर हलचल पर नजर रखती थी, क्योंकि मुझे उस सबूत की तलाश थी जिसके लिए मैं यहाँ भेजी गई थी। मैं जानती थी कि मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं टिक सकती। अगर किसी को मेरी सच्चाई का जरा भी अंदाजा हो जाता तो मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। इसीलिए मैं हमेशा डर के साए में थी, लेकिन काम पूरा करने की जिद भी उतनी ही मजबूत थी। आज भी ऐसा ही एक दिन था, लेकिन आज घर में कुछ अलग सा माहौल था। सुबह से ही अजीब सी चहल पहल फैली हुई थी, क्योंकि आज घर में पार्टी थी। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही थीं। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मुझे भी कुछ काम सौंपे गए थे जिन्हें मैं अंजाम दे रही थी, लेकिन मेरी नजर हर उस गतिविधि पर टिकी हुई थी जो घर में चल रही थी। मैं देख रही थी कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। पार्टी का आयोजन लॉन में किया गया था, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा था। ये दावत साहब के चुनाव में खड़े होने के सिलसिले में रखी गई थी। उन्हें सियासी तौर पर ज्यादा समर्थन चाहिए था और वोट बैंक भी तैयार करना था। इसलिए उन्होंने अपने कई राजनीतिक दोस्तों को इस पार्टी में बुलाया था, ताकि उनका समर्थन हासिल किया जा सके और भविष्य के लिए मजबूत गठजोड़ बनाया जा सके। शाम को जब सब कुछ तैयार हो चुका था, खाने के लिए जो कि बाहर से ऑर्डर किया गया था और केटरिंग वाले तो पहले से ही जा चुके थे, लॉन में बेहतरीन खाने की खुशबू फैलनी शुरू हो गई थी। अंदर बाहर नौकर भाग दौड़ कर रहे थे और खास मेहमानों को खास तरह की चीजें सर्व की जा रही थीं। औरतें रंग बिरंगी ड्रेसों में मौजूद थीं।
किसी ने बस कमर तक की ड्रेस पहनी थी तो कोई इधर उधर से कटी हुई डिजाइन वाली ड्रेस पहने हुए थी और किसी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी। इस तरह के कपड़े मैंने पहली बार औरतों को पहने देखे थे तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि हाई सोसाइटी में आजकल ऐसी ड्रेसेस सभी औरतें पहनती हैं। यही वजह थी कि मैंने पहली नजर डालने के बाद दूसरी नजर उन लोगों पर डालना गवारा नहीं किया। कुछ देर के बाद मैं वापस किचन में आ चुकी थी क्योंकि अब बाहर मेरा कोई भी काम नहीं था। इतनी देर में जिस नौकरानी को साहब के कमरे की सफाई करनी होती है वो किचन में आई और कहने लगी, मैं जरा बाहर लॉन में जा रही हूँ, साहब ने मुझे बुलाया है। ये कहकर वो तेजी से लॉन की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद ही एकदम से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो मैंने सोचा कि मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ, क्या पता वो कमरा खुला हो या फिर वहां चाबी लगी हो। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि जल्दबाजी में वो नौकरानी वहां पर चाबी लगी हुई छोड़ गई थी। मैंने भी आओ देखा न ताओ झट से कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। कमरा क्या था, एक पूरा आलीशान सुविधाओं से सजा सपनों जैसा घर था जहां पर हर चीज बहुत ही कायदे और सलीके से रखी गई थी और कमरे का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था। कमरे को देखते हुए मेरी तो आंखें खुली की खुली ही रह गई थी और मैं एक पल के लिए कमरे की खूबसूरती में पूरी तरह से खो गई। वहां पर बहुत सारी अलमारियां भी थीं और कुछ लॉकर्स वगैरह भी लगे हुए थे। मैं अंदर से एक अलमारी की तरफ बढ़ी, उसे खोलकर देखा तो वहां पर साहब के कुछ कागजात वगैरह रखे हुए थे जिन्हें मैं उलट पलट कर देखने लगी। इतनी देर में मुझे कमरे के बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। मैं घबरा कर गई और तेजी से अलमारी बंद करके कमरे में मौजूद बेड के नीचे छुप गई। मेरा ख्याल था कि शायद कोई नौकरानी ही आई होगी या फिर ऐसे ही कोई बाहर से गुजर रहा होगा, लेकिन ये देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी कि सामने साहब थे, जसवंत सिंघानिया, देश की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम। वो उस वक्त कमरे में मौजूद थे और मैं बेबसी की तस्वीर बने हुए बेड के नीचे छुपी हुई थी। मुझे मौत अपनी आंखों के सामने नाचती हुई दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ देर और गुजरी तो शायद मैं डर के मारे ही मर जाऊंगी। साहब कमरे में आ गए और उनके साथ 2-3 लोग और भी थे। वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगे, लेकिन उनकी बातें सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राजनीति में ये सब कुछ भी हो सकता है। सियासी फायदे के लिए इस तरह का काम भी किया जा सकता है। इतनी ही देर में मैं जैसे ही सिर नीचे रखकर खुद को शांत करने की कोशिश में लगी थी कि तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी और मैं हैरत और डर के मारे वहीं पर अपना दम साध गई। मेरा नाम निशा है, मेरी उम्र 24 साल है। मैं छोटी सी थी जब मेरे माँ बाप का देहांत हो गया तो मेरे पापा के दोस्त मुझे अपने घर ले आए। मैं अंकल के साथ रहने लगी। मेरे माँ बाप की मैं इकलौती ही बेटी थी। यही वजह थी कि उनके मरने के बाद उनका जो घर था वो मुझे ही मिलना था। मैं तो सिर्फ 5 साल की थी, इसीलिए क्योंकि मैं बालिग नहीं थी तो अंकल ने मेरी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी। मेरे ददिहाल में सिर्फ मेरी एक बुआ ही थी जो अपने घर में अच्छे खासे खाते पीते थे और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक भी रखते थे। लेकिन मेरी बुआ ने मेरी कोई भी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए फिर अंकल मुझे अपने घर ले आए थे। लेकिन जब मैं उनके घर आई तो अंकल की पत्नी आंटी ने मुझे देखकर बहुत ही बुरा मुंह बनाया था और कई दिनों तक वो अंकल से लड़ाई झगड़ा भी करती रहीं। उन्हें इसी बात का गुस्सा था कि बिना बात अंकल ने मेरी जिम्मेदारी अपने सिर पर क्यों ले ली और क्यों अपने घर लेकर चले आए। इसी वजह से वो रोज ही अंकल के साथ बहस करती थी और वो मुझे भी कहती थी कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे अंकल तो बेवकूफ हैं जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गए हैं, तुम्हें तो अपने घर में रहना चाहिए। और मैं आंटी की बात सुनती और खामोश हो जाती। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। यही वजह थी कि मैं अब चुपचाप अपने आप में गुम होती चली गई। अंकल को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरे घर को किराए पर दे दिया और वहां से अच्छा खासा पैसा किराए की किस्त में आने लगा था। आंटी को हालांकि ये सब कुछ पता था कि वहां से किराया आता है, लेकिन फिर भी वो मुझे किसी भी तरह से पसंद नहीं करती थी। वो बार बार मुझे ताने देती थी क्योंकि मैं अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकती थी। मैं एक कम उम्र लड़की थी और वैसे भी आंटी की बातें सुन सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसी वजह से मैं अब खोई खोई सी रहती थी।
अंकल ने मेरा एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था और मैं वहां अपनी आगे की पढ़ाई करने लगी थी। मेरी जिंदगी का सिर्फ वही वक्त सुकून से गुजरा था जब मैं स्कूल जाती थी, और सिर्फ वही पल आरामदायक होते थे जब आंटी घर में सो रही होती थी। वरना तो आंटी के ताने और उनकी बातें मेरी जिंदगी को नर्क बनाए हुए थी। हालांकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाया था, लेकिन अंकल मेरी फीस नहीं दे सकते थे। इसी वजह से उन्होंने मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया और मैं वहीं पढ़ने लगी। दिन इसी तरह गुजरते रहे और मैं धीरे धीरे जवान होती जा रही थी। अंकल का बेटा, जो मुझसे उम्र में 3 साल छोटा था, वो अक्सर आते जाते मुझे तंग करता और मुझ पर बुरी नजर रखता था। ऐसे में मैंने एक दिन अंकल से उसकी शिकायत कर दी। मैंने कहा, अंकल, आदित्य मुझे बहुत परेशान करता है। आते जाते कभी मेरे बाल खींचता है तो कभी मेरा हाथ पकड़ लेता है, जिससे मैं बहुत घबरा जाती हूँ। आप उसे समझाइए कि वो मेरे साथ ऐसी कोई हरकत ना करे। मेरी बात सुनकर अंकल ने आदित्य को उसी वक्त अपने पास बुला लिया और उससे पूछा, लेकिन वो साफ मुकर गया। आंटी ने भी सारी बातें सुनी, फिर उल्टा मुझे ही डांटने लगी और कहने लगी, तू है ही चालाक किस्म की। तू चाहती है कि आदित्य तुझ पर नजर रखे और फिर तू उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर इस घर की इकलौती बहू बन जाए। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं नहीं जानती कि तुझे अब तक कैसे बर्दाश्त किया, लेकिन अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू अब यहाँ से मेरे घर से दफा हो जा। आंटी ने मुझे धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। हालांकि अंकल ने इस बात को वहीं पर खत्म कर दिया था, लेकिन आंटी ने इसे दिल से लगा लिया था और फिर मुझे अगले ही दिन घर से निकाल दिया। मैं हक्की बक्की गली में खड़ी आंटी को आवाजें देती रही, आंटी, मुझे घर के अंदर बुला लीजिए, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए, एक बार अंदर आने दीजिए। लेकिन आंटी ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कई बार वो दरवाजा पीटा, बहुत देर तक खड़ी रोती रही, लेकिन आंटी ने मुझ पर जरा भी रहम नहीं किया और ना ही दरवाजा खोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब कहाँ जाऊं। स्कूल में मेरी 2 सहेलियां थीं, लेकिन उनसे मेरी कोई खास पहचान या गहरी दोस्ती नहीं थी। अब मैं एक अजीब सी मुसीबत में फंस चुकी थी। मैंने सोचा कि मैं दरवाजे के बाहर ही बैठ जाती हूँ, जब दरवाजा खुलेगा तो अंदर चली जाऊंगी। लेकिन वो शायद मेरी किस्मत का दरवाजा था, जो अब बंद हो चुका था और दोबारा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। अंकल तो वैसे ही उन दिनों दूसरे शहर गए हुए थे और उन्हें लौटने में अभी 1 हफ्ता लगने वाला था। मैं कैसे वहां बैठी रहती? ऐसे में हमारे पड़ोसी संगीता आंटी ने मुझ पर रहम किया और मुझे अपने घर ले गईं। वो बहुत ही अच्छी औरत थीं। उन्होंने मुझे सहारा दिया और कहा, जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जब तुम्हारी आंटी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो तुम उनके घर वापस चली जाना। मैं ये सुनकर उनकी बहुत शुक्रगुजार हुई और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी। जैसे ही मैं उन्हें ये कहकर आश्वस्त करने की कोशिश कर रही थी, वो भी सिर हिलाकर निश्चिंत हो गईं। संगीता आंटी के घर में रहते हुए अब मुझे 2 दिन हो चुके थे। वहां रहना मेरे लिए बहुत अजीब और असहज लग रहा था, क्योंकि उनके पति मेरे ऊपर बुरी नजर रखे हुए थे। वो भी आदित्य की तरह ही बार बार मुझे परेशान करते और छेड़ते थे। संगीता आंटी ने तो मुझे अपनी बेटी जैसा अपनाया, लेकिन उनके पति की आंखों में पितृभाव नहीं था, बल्कि सिर्फ गंदगी और दरिंदगी थी। वही गंदी चमक, वही वहशी निगाहें जो आदित्य की आंखों में हुआ करती थी, अब उनकी आंखों में भी दिखाई देने लगी थी। ये देखकर मैं कांप जाती थी। शुरुआत में तो वो मुझसे नजरें चुराते थे, बहाने से मेरे पास आते और मेरी मौजूदगी को जैसे नजरअंदाज करते, मानो मैं कोई वजूद ही नहीं रखती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका रवैया बदलने लगा। वो मुझसे बेटा कहकर बात करते, लेकिन उनके लहजे में एक अजीब सी गर्मजोशी का जहर था, जो मेरी हड्डियों में उतर जाता था और उस जहर की कड़वाहट से मेरा तन मन लहूलुहान हो जाता था। एक दिन जब संगीता आंटी बाजार गई हुई थी, मैं उस वक्त किचन में काम कर रही थी। तभी वो पीछे से आकर मेरे इतना करीब खड़े हो गए कि मैं बुरी तरह से डर गई और हाथ से छुरी गिर पड़ी। उनकी सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थी। मेरा सारा वजूद कांप रहा था और मैं सांस रोककर खड़ी थी। उन्होंने धीरे से कहा, काम तो तुम बहुत अच्छा कर लेती हो निशा,
लेकिन न जाने क्यों तुम्हारी आंटी ने तुम्हें निकाल दिया। वैसे तुम्हारी आंटी को तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनकी नजरें मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि मेरे कपड़ों पर थीं, जैसे कि वो नजरों ही नजरों में मुझे नोच रहे हों। मैंने थूक निगलकर खुद को काबू में रखा और कहा, मैं जरा बाहर से होकर आती हूँ, आंटी बस अभी आने वाली ही होंगी। ये कहकर मैं फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई, लेकिन मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक ही बात, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? अब ये ठिकाना भी मुझसे जल्दी ही छिन जाने वाला है। इस बात का एहसास मुझे शिद्दत से हो रहा था। उस रात मैं सो नहीं सकी। हर लम्हा डर लगने लगा कि कहीं वो फिर से दरवाजा खोलकर अंदर ना आ जाए। मुझे अपनी माँ याद आने लगी, मेरी माँ जो अब किसी और ही दुनिया में थी और मुझे इन दरिंदों के बीच अकेला छोड़ गई थी। सुबह होने से पहले ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, चाहे मुझे सड़कों पर ही क्यों न मरना पड़े, क्योंकि संगीता आंटी का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था। इसी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो और उनके पति के बीच रिश्ते में दरार आए। मैंने खामोशी से संगीता आंटी का शुक्रिया अदा किया और उनके तकिए के नीचे एक चिट्ठी रख दी और फिर एक पुरानी सी चादर ओढ़कर घर से निकल गई। कई दिनों तक शहर की सड़क मेरा बिस्तर बन गई थी। कभी मैं किसी मंदिर के बाहर तो कभी रेलवे स्टेशन की बेंच पर अपना समय गुजारती थी। भूख ने मेरे शरीर को तोड़ दिया था। मैं एक परचूनी की दुकान से रोटी उठाने लगी, तभी एक आदमी ने शोर मचा दिया, चोर चोर। मैंने उसे बहुत समझाया और कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, लेकिन वो माना ही नहीं और उसने तुरंत ही पुलिस को बुला लिया। उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैं उसकी दुकान के सारे पैसे चुराकर भाग रही थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी। किस्मत की इस मार ने मेरे दिल को बहुत दर्द दिया था। पुलिस ने आकर मुझे गिरफ्तार कर लिया। ना तो मेरी बात सुनी गई और ना ही मेरी आंखों के आंसुओं पर भरोसा किया गया, और इस तरह मैं बेगुनाह होते हुए भी सलाखों के पीछे चली गई। जेल में मेरा पहला दिन किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। औरतों की चीखें, गालियों की बारिश और मर्द पुलिस वालों की गंदी नजरें, सब कुछ एक खौफनाक हकीकत की शक्ल ले चुका था। मैं खामोश रहकर दीवार से टेक लगाकर बैठी रही और सिर्फ प्रार्थना करती रही, हे भगवान, किसी भी तरह से मुझे बचा लो, कोई तो रास्ता निकाल दो, मुझ पर कुछ तो रहम खाओ, कुछ तो मेरी जिंदगी को बेहतर करो। एक दिन जेल का दरवाजा खुला और अंदर डीएसपी संजय जायसवाल दाखिल हुआ। ठीक ठाक उम्र का आदमी, सलीके से बने हुए बाल और चेहरे पर जहरीली मुस्कान। तुम निशा हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। सुनने में आया है कि तुम बहुत समझदार हो। एक काम है, थोड़ा खतरनाक है, लेकिन इसका इनाम भी बहुत बड़ा है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। कैसा काम? वो हंसने लगे। जासूसी का काम है। हमें तुम्हारे जैसे बेसहारा लोग ही चाहिए होते हैं। अगर तुम चाहो तो बाहर आ सकती हो। इसके बदले में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि काम पूरा करना होगा। मेरे सामने अब दो रास्ते थे, या तो जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारूं या फिर नई जिंदगी के बदले खतरे को गले लगा लूं। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन बदले में मुझे जेल से रिहाई चाहिए। और फिर इस तरह से हम दोनों के बीच डील हो गई। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद मुझे एक नया पहचान पत्र मिला, जिसमें झूठा नाम और झूठी कहानी थी, और मुझे एक महल जैसे घर में नौकरानी बनाकर भेज दिया गया। ये घर था जसवंत सिंघानिया का, जो देश की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम था। वही इंसान जिसे मैं अब तक सिर्फ खबरों में देखा करती थी। जब मैं पहली बार उस घर में दाखिल हुई तो मेरी सांसें थम गईं। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, गार्डन में राजहंस के जोड़ों के खूबसूरत पुतले और अंदर आने वाले मेहमानों की चमचमाती गाड़ियां। ये कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि ताकत, दौलत और साजिशों का एक बड़ा किला था। लेकिन मुझे यहाँ एक काम के लिए भेजा गया था। मैं एक जासूस थी और मेरा काम छिपे हुए राजों को खोलना था। जसवंत का घर मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा निकला। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और गेट के ऊपर लगे कैमरे जैसे हर वक्त मेरी निगरानी कर रहे हों। एक लम्हे को तो दिल चाहा कि वापस लौट जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद ही अपनी मौत को दावत दे रही हूं। लेकिन फिर खुद को याद दिलाया, निशा, अब पीछे हटने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। जब मैंने अंदर कदम रखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी फिल्म के सेट पर आ गई हूँ। हर तरफ खुशबू बिखरी हुई थी,
संगमरमर के फर्श पर ऐसी चमक थी कि आईना भी शर्मा जाए। सफेद यूनिफॉर्म पहने हुए नौकर इधर उधर दौड़ रहे थे, जैसे किसी राजसी खानदान की सेवा में लगे हों। मेरा स्वागत एक उम्र दराज नौकरानी मंजू देवी ने किया था। तुम नई हो, यहाँ किचन, लॉन और मेहमानों के कमरों की सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। यहाँ ज्यादा बोलना नहीं और हर वक्त बस पीछे ही रहना। साहब को सवाल करने वाले नौकर पसंद नहीं हैं। मैंने खामोशी से सिर हिलाया और फिर सिर झुकाकर उनके पीछे चल पड़ी, लेकिन दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, मैं यहाँ जासूसी करने आई हूँ, सफाई करने के लिए नहीं। पहला दिन तो सुकून से गुजर गया। जसवंत सिंघानिया को मैंने सिर्फ एक झलक में देखा था। वो सीढ़ियों से उतरते हुए फोन पर बात कर रहे थे। उनके कपड़े बहुत महंगे थे, चेहरा सुकून से भरा, लेकिन आंखों में वही भ्रम की चमक थी जो अक्सर दो चेहरे रखने वाले लोगों की आंखों में होती है। एक लम्हे को मैं रुककर उन्हें देखने लगी, फिर वो फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ गए। दिल में एक अजीब सा डर जरूर था, लेकिन फिर मैं खुद को संभाल कर सफाई में लग गई। अगले दिन पहले दिन की तरह ही शुरू हुआ। मैंने सोचा कि अगर जसवंत सिंघानिया जैसे आदमी के कमरे तक पहुंचना है तो सबसे पहले उसका भरोसा जीतना होगा। इसीलिए हर लम्हा खुद को वफादार, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार नौकरानी के तौर पर पेश किया। जब भी वो पानी मांगता मैं तुरंत ही लेकर आ जाती। चाय की खुशबू फैलती तो मैं उनके दरवाजे पर मौजूद होती। निशा, उन्होंने पहली बार मेरा नाम लेकर पुकारा था। एक कप चाय ले आओ, और मैं उनका हुक्म बजाते हुए सर झुकाकर थोड़ी ही देर बाद चाय ले आई थी। कुछ दिन गुजरे और मुझे लगा कि मेरा लक्ष्य धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा है। घर के खास नौकर भी अब मुझ पर भरोसा करने लगे थे और छोटी मोटी बातें भी मुझे बताने लगे थे। मंजू आंटी एक दिन बोली, साहब का एक खास कमरा है नीचे बेसमेंट में, वहां कोई भी नहीं जा सकता, बस सफाई के लिए एक खास लड़की जाती है, और वो भी अपने तय किए हुए वक्त पर। मैंने हैरानी से पूछा, वो कमरा कैसा है? मंजू आंटी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और आवाज धीमी करके बोली, बस तुम ये समझ लो कि वहां पर राज छुपे हैं जिनके बारे में जानने की इजाजत किसी को नहीं है। यही वो लम्हा था जब मेरे अंदर का जासूस जाग उठा। यही वो जगह थी जहां मेरे सवालों के जवाब छुपे थे। अब मेरी तमाम कोशिशें उसी कमरे के आसपास घूमने लगी थी। मैं खुद को कमरे के करीब ले जाने वाले हर कदम पर नजर रखने लगी थी। उस नौकरानी का व्यवहार, उसके कमरे में जाने का वक्त, उसके हाथों में लटकती हुई चाबी, सब कुछ मेरे दिल और दिमाग पर छप जाने लगा था। फिर वो दिन आ गया जब घर में बड़ी पार्टी थी। जसवंत सिंघानिया के सियासी मेहमान आने वाले थे। हर तरफ हलचल मची हुई थी। नाचना, गाना, सजावट, खुशबुएं, हंसते मुस्कुराते, कह कहे लगाते लोग। मैंने खुद को किचन के काम में व्यस्त दिखाया, लेकिन दिल और आंखें उसी खास नौकरानी पर थीं। मैं जा रही हूँ, साहब ने मुझे बुलाया है। वो जल्दबाजी में थी। किचन से गुजरते हुए उसने जैसे ही चाबी निकाली और काउंटर पर रख दी, शायद जल्दबाजी में भूल गई। मेरी सांसें रुक गईं। यही मौका है। मैंने तुरंत चाबी उठाई और कमरे की तरफ बढ़ गई जहां इस पूरे घर का सबसे अंधेरे राज छुपा था। चाबी जैसे ही मेरे हाथ में आई, मेरी उंगलियां पसीने से भीग गईं। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे शरीर पर किसी ने बर्फ की सिल्लियां रख दी हों और कदमों पर वजन बढ़ गया हो। लेकिन मेरा जहन, मेरी सोच, सब कुछ उस एक लम्हे पर नजर टिकाए हुए था। आज या फिर कभी नहीं। सारे नौकर अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए थे। हॉल की रोशनियों, गाना बजाना, हंसी मजाक और लोगों के शोर में कोई मेरी गैर मौजूदगी महसूस नहीं कर सकता था। मैंने जल्दी से वो चाबी अपने दुपट्टे में छुपाई और सीढ़ियां उतरती हुई बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगी। बेसमेंट के अंधेरे और सन्नाटे से भरे रास्ते को चीरती हुई मैं हर कदम आगे बढ़ा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और डर के मारे पसीना पसीना हो रही थी। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंची जिसके बारे में मंजू आंटी ने कहा था कि ये सबसे खास कमरा है। सांसें तेज हो चुकी थीं। मैंने चाबी हाथ में ली, दरवाजे में लगाई और एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और तभी दरवाजा खुल गया। एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुक गई। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही खुद ब खुद रोशनी जल उठी, जैसे ये कमरा मेरे ही आने का इंतजार कर रहा हो। ये कमरा नहीं, पूरी दुनिया थी। किताबों से लेकर फाइलें, वीडियो स्क्रीन्स, सीसीटीवी फुटेज, बंद अलमारियां और लॉकर्स। दीवारों पर कुछ खास तरह के नक्शे लगे थे, लाल रंग के निशान के साथ जगह जगह मार्क किए गए थे। कमरे के एक तरफ 2 स्टील की अलमारियां थीं जिन पर ताले लगे थे, लेकिन एक अलमारी खुली हुई थी।
मैं अचानक से उसकी तरफ बढ़ी। अलमारी खोली तो उसमें फाइलें थीं। उन फाइलों में तस्वीरें, फोन नंबर, कई जगहों की लोकेशंस और एक नाम सबसे ऊपर माधुरी लिखा हुआ था। साथ में एक जवान लड़की की तस्वीर थी, गुलाबी रंग की ड्रेस में मुस्कुराती हुई। फाइल के अंदर उसके बारे में जानकारी दर्ज थी। उस जानकारी से साफ साबित हो रहा था कि उस लड़की का सौदा किसी दूसरे देश के शेख के हाथों किया जा चुका है। मेरे हाथ कांपने लगे। एक पल को लगा जैसे मैं जमीन पर गिर जाऊंगी। वो लड़की बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी लग रही थी, मासूम, नाजुक, लाचार। ये क्या था? ये कौन लोग थे? मैं कहाँ आकर फंस गई थी? मेरे आंसू तेजी से बहने लगे। उस वक्त मैं बहुत जज्बाती हो गई थी, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने उस फाइल के कुछ कागज तुरंत अपने दुपट्टे में छुपाए। तभी मेरी नजर कमरे के दूसरे कोने में पड़ी, जहाँ एक शीशे का दरवाजा था। उसके पीछे जब मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने 3 लड़कियां मौजूद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे जिंदा नहीं हैं। उनका चेहरा खून से सना था, आंखें बंद थीं और चेहरे पर अजीब सी दहशत फैली थी। ये सब देखकर मेरी रूह कांप उठी। मेरे लिए अब ये सब सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि मेरा फर्ज बन गया था। तभी दरवाजे पर अचानक से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गई, चाबी वापस दरवाजे में लगाई और झट से अलमारी बंद करके एक बेड के नीचे घुस गई, जो कमरे के ठीक बीच में लगा था। बेड के नीचे बहुत ही कम जगह थी, लेकिन मैं किसी तरह से खुद को छुपा पाई। दरवाजा खुला, जसवंत सिंघानिया अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ 2 और लोग थे, वही चमकते हुए कपड़े, कह कहे और हाथ में सिगार भी था। वो तीनों लाशें कल ले जानी हैं, कचरे के ट्रक में, जैसे पिछली बार ले गए थे। और फाइलें? उनमें से एक ने पूछा, जल्दी करो, नया माल आने वाला है, खास अरब मेहमानों के लिए। मैं वहां बेड के नीचे सांस रोके दिल थामे बैठी थी। एक तरफ लाशें थीं, दूसरी तरफ दरिंदे, और मैं इस बेड के नीचे बेबस हालत में मौजूद थी। लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं ये खेल खत्म करके ही रहूंगी। अब मैं सिर्फ जासूसी नहीं करूंगी, मैं गवाही दूंगी और सच बयां करूंगी। इस हालत में मैं बेड के नीचे थक चुकी थी। मेरी आंखें हल्की सी बंद थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। जसवंत सिंघानिया की आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थीं, जैसे कोई जहर मेरी रगों में धीरे धीरे घोल रहा हो। यह आखिरी बार है, इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगले हफ्ते लोग आ रहे हैं, और वो लड़की पूनम, उसे आज ही फार्म हाउस शिफ्ट कर दो। दूसरा आदमी बोला, लेकिन वो बहुत शोर मचाती है और उसकी आदत भी बहुत खराब है। जसवंत सिंघानिया ने सिगार की राख जमीन पर झाड़ी। तो तोड़ दो उसका घमंड। यहाँ जो आया है वो माल है, कोई इंसान नहीं। मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। इतनी बेरहमी से उसने एक लड़की के लिए जो शब्द कहे वो छुरी बनकर मेरे दिल में उतर गए। होंठ काट लिए, आंखें बंद कर ली ताकि सिसकी भी ना निकले। अगर मैं जरा सा भी हिलती तो वो मुझे देख लेते, फिर मेरा भी वही अंजाम होता जो उन 3 लाशों का हुआ था, या शायद उससे भी बदतर। उनकी बातें कुछ देर तक और चलती रहीं। मैं हर शब्द अपने दिमाग में अच्छे से बिठा रही थी। पूनम, फार्म हाउस, दुबई के मेहमान और वो फाइल जिसे वे गोल्ड फाइल कह रहे थे। फिर अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज आई और कमरे में खामोशी छा गई। मैंने तकरीबन 2 मिनट तक इंतजार किया, फिर धीरे से अपना सिर बाहर निकाला। कमरा खाली था। मैं खुद को बेड के नीचे से बाहर निकाल लाई, दुपट्टे से पसीना पोंछा और सबसे पहले अलमारी से वही फाइल निकाली जिसमें पूनम और माधुरी का नाम था। इस बार मैंने एक छोटा सा मोबाइल भी निकाला जो मुझे डीएसपी ने दिया था। उन फाइलों के कुछ पन्नों की तस्वीरें ली। पिछले कमरे की तस्वीर लेने की हिम्मत नहीं हुई, बस चंद क्लिक लिए ताकि अलमारी और लॉकर्स का रिकॉर्ड भी मेरे पास रहे। फिर मैंने सब कुछ वापस रख दिया और कमरा वैसा ही कर दिया जैसा पहले था। दरवाजा बंद किया और तेजी से बेसमेंट से बाहर निकल गई। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। अगर किसी ने चेहरा भी पढ़ लिया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। एक नौकर सामने से गुजरा तो मैंने जल्दी से हाथ में ट्रे पकड़ ली और किचन में चली गई। मंजू आंटी ने मुझे देखा तो तेजी से बोली, किधर थी तू? कब से देख रही हूँ तुझे, लेकिन तू मिल ही नहीं रही थी। चाय बनाई क्या? मैंने कहा, जी अभी लेकर जा रही हूँ साहब के लिए। चाय का कप लेकर मैं दोबारा हॉल की तरफ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर से मैं किसी भूकंप की तरह हिल चुकी थी। रात को अपने कमरे में आने के बाद मैंने वो मोबाइल सबसे पहले एक सुरक्षित जगह पर छुपाया। मुझे रात भर नींद नहीं आई। आंखें बंद करती तो लाशें सामने आ जाती।
वे 3 चेहरे जिन्हें जिंदगी ने शायद हंसने की मोहलत भी नहीं दी थी, लेकिन मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। अगली सुबह मैंने मौका देखते ही बाथरूम से निकलकर मोबाइल निकाला, दरवाजा बंद किया और जल्दी से डीएसपी को मैसेज भेजा। सबूत मिल गया है, कमरा बेसमेंट में है, फाइल, लाशें, सब कुछ है, अब मुझे यहाँ से निकालो। मैसेज भेजने के बाद मैंने मोबाइल वापस छुपा दिया। अब मुझे सिर्फ इंतजार था, लेकिन ये इंतजार आसान नहीं था। हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे जसवंत सिंघानिया के कदमों की आवाज मेरे करीब आ रही हो। हर पल खतरे की घंटी की तरह महसूस हो रहा था। खौफ से मेरी हालत बहुत बुरी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कभी भी पकड़ी जाऊंगी। 2 दिन गुजर गए और डीएसपी का कोई जवाब नहीं आया। मेरे मन में अब तरह तरह के ख्याल और शक पैदा होने लगे। एक रात मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे सिर के पास खड़ा है। पलटकर देखा तो एक साया खिड़की से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। डीएसपी का अब तक कोई जवाब नहीं आया था। क्या वो सब झूठ था? क्या मैं सिर्फ उसका मोहरा बनकर रह गई थी, या फिर वो भी बिक चुका है? तरह तरह के ख्याल मुझे बेचैन करने लगे थे। मन बार बार कहने लगा कि डीएसपी पर भरोसा ना करूं, लेकिन मैं जानती थी मुझे उस पर भरोसा है। जरूर कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो मुझे इशारा तो जरूर देता। मैं उसका बस इंतजार ही करती रही। कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने खुद को याद दिलाया, नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। वो इंसान जिसने मुझे जेल की गंदगी से निकाल कर इस मिशन पर भेजा था, जिसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, ये देश मेरे लिए ईमान की तरह है निशा। अगर इस देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रही तो लानत है मेरी वर्दी पर। मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान अगर वो इंसान सच्चा है तो उसे मेरे पास भेज दो। मेरी हिम्मत खत्म हो रही है। सारी रात रो रो कर भगवान से मैं प्रार्थना करती रही, क्योंकि यहाँ मैं बेमौत मारी नहीं जा सकती थी। मुझे आजादी से जीना था, खुली हवा में सांस लेना था। भगवान पर भरोसा करके कुछ सुकून महसूस होने लगा था। और फिर अगली सुबह सूरज अभी निकला भी नहीं था। मैं हमेशा की तरह बर्तन धोने के बहाने लॉन की ओर गई ताकि थोड़ी राहत की सांस ले सकूं। तभी मेन गेट पर हंगामा हुआ। गाड़ियों के टायर चरमराए, पुलिस का सायरन बजा और गेट जोर से खुला। 4 पुलिस की गाड़ियां अंदर दाखिल हुईं और उनके बीच वो चेहरा, वो वर्दी, वो आंखें, डीएसपी संजय जायसवाल। उसे देखकर मेरा दिल सुकून से भर गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से ढेर सारे आंसू बहने लगे। वो आ गया था, मेरा भरोसा जिंदा था। घर में भगदड़ मच गई। जसवंत सिंघानिया के आदमी अंदर भागने लगे। गार्ड्स ने बंदूकें संभाल ली, लेकिन डीएसपी ने तेज आवाज में कहा, कोई भी हरकत नहीं करेगा, हमारे पास अदालत का वारंट है। ये घर इंसान की खरीद फरोख्त, अगवा और कत्ल जैसे संगीन इल्जामों में शामिल है। जसवंत सिंघानिया सफेद कोट पैंट में अंदर से निकला और गुस्से से बोला, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी वर्दी छीन लूंगा। संजय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम पहले इंसानियत के काबिल बनो, फिर मुझसे बात करना। जसवंत किसी को फोन करने लगा। जब सब लोग अंदर की तरफ बढ़े तो डीएसपी साहब मेरे पास आए। मैं बड़ी मुश्किल से सिर उठाकर बोली, आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? मुझे लगा शायद आप भी। कहते कहते मैं चुप हो गई। वो गहरे दुख में डूब गए थे। उनकी आंखों में नमी थी। कहने लगे, निशा, मेरे पापा मेरा सहारा इस दुनिया से चले गए। उनकी मिट्टी उठी तो लगा कि दुनिया ही रुक गई, लेकिन तुम्हारे संदेश ने मुझे दोबारा खड़ा कर दिया और मैं तुरंत अपने फर्ज को निभाने के लिए पहुंच गया। मैं रोती रही तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। अब तुम सिर्फ एक जासूस नहीं, बल्कि मेरी टीम का हिस्सा हो। तुमने वो काम किया है जिसकी तलाश में मैं कई सालों से था, और आज मेरी मेहनत सफल हो गई। मैं उनकी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। बेसमेंट से वही फाइलें, वीडियो, तस्वीरें और लाशें निकाली गईं। मीडिया को बुलाया गया और जसवंत सिंघानिया को हथकड़ियों में जकड़ लिया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो आदमी रोज टीवी पर देश की सियासत और बागडोर को कैसे चलाना है, इस बात पर बात करता है, वही दरिंदा उनकी बेटियों को खरीदने और बेचने का ठेकेदार निकलेगा। कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। डीएसपी संजय जायसवाल ने मुझे सुरक्षित जगह पर रहने के लिए भेज दिया और मेरे हाथ में वो मोबाइल भी दिया जिसमें मेरे द्वारा खींचे गए वे सबूत थे। तुमने सिर्फ एक मिशन पूरा नहीं किया है निशा, बल्कि तुमने बेटियों की इज्जत लौटाई है, उन्होंने कहा। मैंने धीमी आवाज में कहा, ये तो मेरा फर्ज था साहब। जसवंत सिंघानिया के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार किया गया और आज उस केस की सुनवाई थी।
अदालत में सन्नाटा था। एक हॉल जिसमें मीडिया, पुलिस, बड़े लोग और कुछ मासूम आंखें मौजूद थीं, जिनकी उम्मीदें और दर्द मेरी गवाही से जुड़ा हुआ था। मैं, जो अब तक सिर्फ जुल्म सहती आई थी, आज गवाही के कटघरे में खड़ी थी। साधारण कपड़े, दुपट्टे से ढका सिर, लेकिन आज आवाज में एक भरोसा था। जज ने मेरी ओर नजरें गाड़ते हुए कहा, आप बयान देना चाहती हैं? मैंने धीरे से सिर हिलाकर कहा, जी, मैं कहना चाहती हूँ, सब कुछ बताना चाहती हूँ। और फिर एक गहरी सांस लेकर मैंने कहना शुरू किया, मेरा नाम निशा है और मैं इस देश की एक गुमनाम बेटी हूँ, जिसके माँ बाप बचपन में छिन गए। फिर जिसने सहारा दिया उसने भी ठुकरा दिया, और फिर मैं सड़क पर आ गई। पेट की भूख ने मुझे जुर्म की दहलीज तक पहुंचा दिया, लेकिन मुझे जेल से निकालकर एक अफसर ने मुझ पर भरोसा किया और कहा कि अगर तुम सच का साथ दोगी तो शायद तुम्हारी जिंदगी संवर सकती है। और फिर मैंने हाँ कर दी। मैं जसवंत सिंघानिया के घर नौकरानी बनकर गई। मैंने उसका असली चेहरा देखा। उसके हाथों में खून था, मासूम लड़कियों के वजूद की कीमतें थीं, फाइलें थीं और भी बहुत कुछ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। पहले अच्छी तस्वीरें ली और फिर पुलिस को जानकारी दी। मेरे लिए सिर्फ अपनी आजादी ही नहीं, बल्कि उन बेटियों की जिंदगी बचाना भी जरूरी था जो कभी चीख भी ना सकी। अदालत में जैसे सन्नाटा उतर आया। मेरी आवाज में कंपन था, लेकिन मेरी बात फौलाद जैसी थी। मैं आज सिर्फ अपनी नहीं, माधुरी और पूनम और उन सभी की तरफ से गवाही दे रही हूँ जिनकी अर्थी उठी, लेकिन जिन्हें इंसाफ नहीं मिला। मैं मानती हूँ कि मैं एक चोर थी, एक मुजरिम, लेकिन अगर सच के लिए चोरी करना पड़ी, इंसानियत बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, तो मैं हर वो जुर्म कबूल करती हूँ। डीएसपी संजय जायसवाल जो खामोशी से सुन रहे थे, उन्होंने एक फाइल पेश की जिसमें सबूत, तस्वीरें, वीडियो, डीएनए रिपोर्ट, पैसों का ट्रांजैक्शन, हर चीज अदालत के रिकॉर्ड में शामिल हो गई। जसवंत सिंघानिया का वकील हक्का बक्का रह गया। अदालत ने भी फैसला सुनाने में देर नहीं की। अदालत ने मुलजिम जसवंत सिंघानिया को इंसानों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त, कम उम्र लड़कियों को अगवा करना, उनका कत्ल करना और अपने पद का नाजायज फायदा उठाने के जुर्म में मौत की सजा सुनाती है। अदालत में मौजूद हर इंसान के चेहरे पर एक सुकून की परछाई फैल गई। मुझे भी आजाद कर दिया गया। कुछ महीने गुजर गए थे। जसवंत सिंघानिया अतीत का एक काला धब्बा बन चुका था। मुझे अदालत ने बेगुनाह करार दिया और सरकार की तरफ से सम्मान और पुरस्कार भी दिया गया। कई सारे एनजीओज ने मुझे महिलाओं की भलाई के लिए काम करने के उपलक्ष्य में पेशकश की, लेकिन मैंने डीएसपी संजय जायसवाल की दी हुई जिंदगी को चुना। उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा कि मुझे अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। पढ़ाई पूरी होते ही उनके कहने पर ही मैं अफसर के पद की तैयारी में लग गई। दिन रात मेहनत की। उनके बताए रास्ते और हिम्मत देने की वजह से मैंने जी तोड़ मेहनत की, और उस मेहनत का नतीजा ये निकला कि मैं एसपी के पद के लिए चुन ली गई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था। डीएसपी साहब को भी मुझ पर गर्व था कि मैंने वो करके दिखाया जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन इसका पूरा श्रेय डीएसपी साहब को ही जाता है। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं शायद किसी कचरे के ढेर पर पड़ी होती और तड़प तड़प कर मर चुकी होती। अपने पद को संभालने के बाद और डीएसपी साहब से आशीर्वाद लेने के बाद मैं जनता की भलाई के काम के लिए जोर शोर से लग गई थी। एक दिन शाम को जब मैं गाड़ी से अपने घर वापस लौट रही थी तो अचानक रास्ते में एक बूढ़े भिखारी पर मेरी नजर पड़ी। मैंने तुरंत गाड़ी रुकवाई। मुझे वो चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लगा। मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतरी और उस भिखारी के पास पहुंची। देखा कि उसके बगल में एक औरत भी लेटी हुई थी जो बहुत ज्यादा कमजोर और बीमार लग रही थी। थोड़ा ज्यादा करीब पहुंचने पर मुझे ये समझ आ गया कि ये कौन है। दरअसल वो मेरे पापा के दोस्त थे, वही अंकल जिन्होंने मुझे मेरे माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद सहारा दिया था, और बगल में उनकी पत्नी लेटी हुई थी। पहले तो उन लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं, लेकिन जब मैंने उन्हें सब कुछ याद दिलाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी हूँ। मुझे पहचानते ही आंटी ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। कहने लगी, निशा बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, तुम पर जरा सा भी तरस नहीं खाया और तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया।
शायद मेरे उन्हीं बुरे कर्मों की आज भगवान मुझे ये सजा दे रहा है कि मैं खुद दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। जिस घर से मैंने तुम्हें धक्का देकर निकाला था, उसी घर से मुझे भी धक्का देकर निकाल दिया गया। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मैं तुमसे माफी की भीख मांगती हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। हो सकता है तुम्हारे माफ कर देने पर भगवान हम पर कुछ तरस खा जाए और हमारे दुखों को कम कर दे। मैंने उनके आंसू पोंछे और उनसे कहा, आप ये सब मत कीजिए, बल्कि मुझे ये बताइए कि आज आप इन हालात में कैसे हैं। अंकल ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे की धूमधाम से शादी की, लेकिन शादी के बाद बेटा पूरी तरह से बदल गया। वो सिर्फ अपनी पत्नी के कहने में ही चलने लगा और फिर एक दिन उसकी पत्नी के कहने पर ही धोखे से घर अपने नाम भी करवा लिया और हम दोनों बूढ़े बुजुर्गों को घर से धक्का देकर निकाल दिया। हमने उसे बहुत समझाया। अंकल बोले, लेकिन हमारे समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे हमारे खिलाफ बुरी तरह भर दिया था कि हम लोग सिर्फ उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे नौकरों की तरह काम करवाते हैं और उसकी कमाई खा रहे हैं। मैं जब ये सब सुन रही थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। आदित्य बचपन में कैसा था ये तो मैं पहले से ही जानती थी। मैंने आंटी से कहा, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे सुनकर शायद आपको बुरा लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम बच्चों को जैसी परवरिश देते हैं, बच्चे बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। बचपन में भी जब मैंने एक दिन अपनी सच्चाई आपके सामने रखी थी तो आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया था, और आज आपके साथ भी वही हो रहा है। ये सुनकर आंटी कहने लगी, तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरी ही परवरिश का ये नतीजा है कि आज मैं अपने पति के साथ इस सड़क पर इस दशा में बैठी हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर उठाया और उनसे कहा, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था वो मैं आपके साथ नहीं होने दूंगी। वो लोग मुझे हैरत से देखने लगे। मैंने उनसे कहा, आप मेरे साथ चलिए तो सही। फिर मैं उन्हें लेकर कई सालों बाद उसी मोहल्ले में पहुंची जहां से एक दिन मुझे धक्के देकर निकाला गया था। जैसे ही आदित्य ने दरवाजा खोला और मुझे पहचाना तो वो बुरी तरह से दंग रह गया और घबरा गया। मैंने आदित्य को पूरी बात शुरू से बताई और साथ ही साथ कानून का डर भी दिखाया। उससे कहा, अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी की या उनका अधिकार छीना तो कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। ये सुनकर ना सिर्फ वो बल्कि उसकी पत्नी भी डर गई और दोनों अपने माँ बाप के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। उन्होंने ये वादा भी किया कि अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। मैंने अंकल को अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा, अगर कभी भी आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे तुरंत फोन कर लीजिएगा। आदित्य मुझे देखकर बार बार अपनी नजरें झुका रहा था, लेकिन मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। अंकल आंटी मुझे आशीर्वाद देते नहीं थक रहे थे। उन्हें आज उनका अधिकार दिलाकर मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि सर से छत छिन जाने पर कैसा महसूस होता है ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। उनके घर से बाहर निकली तो अचानक मेरी नजर संगीता आंटी के घर पर पड़ी। तभी मुझे अपना वही अनुभव याद आ गया जो संगीता आंटी के पति ने मुझे दिया था। दिल में आज भी वही सिरहन महसूस हो रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक मेरे कदम उनके घर की तरफ मुड़ गए। दिल चाहा कि कम से कम आंटी को तो देख लूं, क्योंकि बुरे वक्त में सिर्फ वही एकमात्र इंसान थी जिनसे मुझे प्यार और अपनापन मिला था। दरवाजा खटखटाया तो संगीता आंटी ही निकली। उनका चेहरा बुरी तरह मुरझाया हुआ था। पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, लेकिन जब मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मैं अंदर गई तो मैं दंग रह गई। वो आदमी जो एक दिन मुझ पर गलत नजर रख रहा था, आज लाचार होकर बिस्तर पर पड़ा था। आंटी ने मुझे बताया कि मेरे घर से चले जाने के कुछ ही दिनों के बाद उसे पैरालाइसिस का अटैक पड़ा और तब से लेकर आज तक वो इसी हालत में बिस्तर पर पड़ा है। आंटी मुझसे पूछने लगी कि उस दिन मैं यूं अचानक बिना बताए क्यों चली गई थी। ये सवाल सुनकर मेरा दिल तो चाहा कि मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन फिर मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। जब आंटी मेरे लिए चाय बनाने किचन में गईं तो मैंने एक नजर उस आदमी पर डाली। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बड़ी ही हिम्मत और ताकत जुटाकर अपने दोनों हाथों को जोड़ा और इशारे से माफी मांगी। ये देखकर सच कहूं तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला कि देर से ही सही, लेकिन इस आदमी को अपने किए पर आज पछतावा है और उसकी करनी की सजा उसे भगवान ने दे दी है।
चाय पीने के बाद मैंने आंटी से फिर मिलने का वादा किया और वहां से निकल गई। सच कहूं तो अब मेरे दिल को पूरी तरह से सुकून मिल गया था और मेरा भगवान पर भरोसा भी और बढ़ गया था। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य है, अपनी ड्यूटी और फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाना और देश की सेवा करना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।